ओके, सो जो यूनिट 1 है ये इंट्रोडक्शन है बिजनेस रिसर्च का। ऑल्दो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट व्हाइल वी आर स्टडिंग इट हमारा जो पूरा सिलेबस का आउटलुक है वो टुवर्ड्स कॉमर्स या टुवर्ड्स बिजनेस ओरिएंटेड होगा। सो देयरफॉर द फर्स्ट यूनिट इज बिजनेस रिसर्च का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बिजनेस रिसर्च पढ़ने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज रिसर्च। So if you look at closely at this word, so research is actually made of two words, re and then search. Re का मतलब दोबारा और search is ढूंढना। So दोबारा से किसी चीज को ढूंढना, दोबारा से किसी चीज को ढूंढना मतलब अगर आप रिसर्च करने जाएंगे, अगर आप कुछ ढूंढने जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन फाउंड। कुछ नया आप अगर ढूंढ कर लाते हैं तो वो पिछले ढूंढे हुए का ही एक्सटेंशन होगा, या पिछला एक थ्योरी चल रहा होगा जिसको आपने रॉन्ग प्रूफ करके कुछ सही प्रूफ किया है ना। या फिर आपने किसी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग थ्योरी के, ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फेनोमेनन के एक और एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया है। तो कहने का मतलब ऐसा शायद ही कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई थ्योरी हो, कोई फेनोमेनन हो जो अनसर्च्ड है कंप्लीटली। सभी के बारे में, सारे वेरिएबल्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई फेनोमेनन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो हम किस चीज को ढूंढने जाएंगे? जिन चीजों को ऑलरेडी ढूंढा जा चुका है, हम उसमें कुछ एक्सटेंशन करेंगे, हम उसको या तो गलत प्रूफ करेंगे, या फिर हम उसके और एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, या तो हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे कि वो थ्योरी जो आजकल चल रहा है इज इट ट्रू। ओके, सो मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होता है जहां पर आप सर्च करें, सर्च फॉर नॉलेज। सो रिसर्च इज बेसिकली सर्च फॉर नॉलेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च और सर्च फॉर नॉलेज, तो ये वो नॉलेज होता है which has already been found but you want to add on something or you want to verify it or you want to correct it, है ना। रिसर्च जो है ये बेसिकली फैक्ट्स के तरफ आपको लेकर जाता है या ट्रुथ की तरफ आपको लेकर जाता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या कोई रिसर्च अंडरटेक कर रहे हैं तो विल डेफिनेटली फाइंड द सोल्यूशन और द आंसर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं निकला, या फिर सोल्यूशन नहीं निकला, या फिर आंसर नहीं निकला। सोल्यूशन या आंसर की क्यों बात हो रही है? बिकॉज रिसर्च इज ऑलवेज डन फॉर अ प्रॉब्लम। सो जो पहला स्टेप होता है ना रिसर्च का, आप किसी भी चीज को ढूंढने कब निकालते हैं? जब आपको कोई परेशानी है। द फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च इज टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम। रिसर्च जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए किया जाता है, इन सर्च ऑफ नॉलेज फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो रिसर्च जो है ये किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन या उसके आंसर के लिए सर्च की जाती है रिसर्च में। अब जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन या आंसर मिल ही जाए। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो फिर आप दोबारा से रिसर्च करेंगे, फिर आप अपना हाइपोथेसिस चेंज करेंगे, है ना। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपोथेसिस, दैट विल डू लेटर। सो रिसर्च के अगर हम बेसिकली देखें कि क्या क्या फीचर्स होते हैं या व्हाट एग्जैक्टली इज इट कॉम्प्राइज्ड ऑफ, तो रिसर्च के 4 मेजर फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, इट इज मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स। मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई भी चेंज लाना, तोड़ मरोड़ करना, है ना, जानबूझकर उसका बदलाव करना, उसमें कोई बदलाव करना। सो मैनिपुलेशन जो होता है वो पर्पसली किया जाता है रिसर्च में, है ना। जैसे लेट्स से मेरा जो रिसर्च है वो एक रैट के ऊपर है या एक मॉन्की के ऊपर है, तो मैं उसको पर्पसली चेंज करूंगी। कभी उसको इस सिचुएशन में रखा, कभी किसी और सर्कमस्टांसेस में रखा। सो देयर आर ऑलवेज मैनिपुलेशंस इन रिसर्च। जैसे कॉमर्स के अंदर जब आप रिसर्च करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच इज बीइंग डन फॉर in the field of, let's say, organizational theory and behavior.
सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर में अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टडी कर रही हूँ, मैं बहुत सारे मैनिपुलेशंस करूंगी। कभी उनको टफ सिचुएशंस में पुट करके, कभी उनको लाइट सिचुएशंस में पुट करके, कभी उनको सैलरी ज्यादा देकर, कभी उनको पनिश करके। तो बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं। मैनिपुलेशंस होती हैं चीजों की, कॉन्सेप्ट्स की, सिंबल्स की। कभी प्लस एसोसिएट करते हैं उसके साथ, कभी एक्स बार करते हैं, कभी म्यू यूज करते हैं। सो रिसर्च में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। ये जो मैनिपुलेशन किया जाता है, ये किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग का मतलब एक जनरल स्टेटमेंट को निकालने के लिए, एक जनरल फेनोमेनन को निकालने के लिए। जैसे अभी कोविड वैक्सीन की सर्च हो रही है ना। तो ये जो मैनिपुलेशन किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन डेवलप कर रहा था वो फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? उन्होंने वेरियस पीपल पे उसको टेस्ट किया होगा, जिनको अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, जिनकी बॉडी का बिल्टअप अलग अलग है, जिनका इम्यून सिस्टम अलग अलग है। तो ऐसे केसेस में जब उन्होंने इतने सारे मैनिपुलेशंस किए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो जनरल रिजल्ट निकला था दैट ओके दिस वैक्सीन हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू, और ये सभी लोगों पर जनरल तौर पर अप्लाई किया जा सकता है, वो सही नहीं बैठा। सो रिसर्च का जो पर्पस होता है ना, वो हमेशा ये होता है एक जनरल कंक्लूजन निकालना, कोई ऐसा कंक्लूजन निकालना जो जनरली सभी पर फिट बैठे, है ना। सो मैनिपुलेशन किया क्यों जाता है? टू अराइव एट जनरलिटी, एक जनरल सिचुएशन पे अराइव करने के लिए, ताकि प्रेडिक्शन जो हो वो इजी हो जाए, है ना। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। अभी मैंने आपको बहुत बारी रिपीट कर करके बताया था दैट रिसर्च इज व्हाट? रीसर्च ऑफ समथिंग, दोबारा से किसी चीज को ढूंढना, है ना। सो जब हम दोबारा से ढूंढ रहे हैं, तो पहले ढूंढे हुए में हम क्या चेंज लाएंगे? या तो हम उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, दैट इज एक्सटेंशन, या फिर वो पहली वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट थी और हम आप गलत थी, और अब हम आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे रिसर्च से ये पता चला, राइट। सो करेक्ट करते हैं, या फिर हम वेरीफाई करते हैं कि वेदर समथिंग इज, वेदर सम थ्योरी इज करेक्ट और नॉट। तो आप रिसर्च के थ्रू उसको वेरीफाई भी करते हैं। दिस नॉलेज मे बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। सो जो भी रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने रिसर्च की शुरुआत कहाँ से की थी? प्रॉब्लम से। सो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए, जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सफिशिएंट नॉलेज मिल जाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस नॉलेज को यूटिलाइज करके कोई थ्योरी या प्रैक्टिस को कंस्ट्रक्ट किया जाए, है ना। जैसे अगर मैं रिसर्च करती हूँ लेट्स से अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा जो भी प्रैक्टिसेस आया, मेरा जो भी कंक्लूजन आया, जो भी नॉलेज मैंने डिराइव किया, लेट्स से मेरा नॉलेज डिराइव ये था कि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो पे होता है, ये सारी चीज़ें उतना अफेक्ट नहीं करती हैं एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के लिए, जितना कि ग्रुप कोहेसिवनेस करता है, या टीम वर्क करता है, या सपोर्ट फ्रॉम द सुपरवाइजर करता है ना। सो इफ आई फिगर्ड दिस नॉलेज आउट, दिस नीड्स टू बी applied theoretically or in practice. Okay, so it's very important that research के conclusions को या research के findings को in use डाला जाए. Next, meaning of science. Now why are we studying meaning of science? क्योंकि science is very closely related to research. जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट बाय साइंस वी मीन नॉलेज। साइंस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। एंड रिसर्च का भी जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम फाइनली एक प्रॉब्लम के लिए आंसर ढूंढे बाय एक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, है ना। द कंक्लूजन शुड बी सम नॉलेज गेन्ड व्हिच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड विद पीपल। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ साइंस।
जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली हियर? साइंस इज नॉलेज. सो साइंस एक ऐसा नॉलेज होता है जो कि सिस्टमैटिक नॉलेज होता है. इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस जो होता है, इट डज नॉट रियली स्टडीज थिंग्स बट द रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स, है ना. साइंस जो होता है, ये कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज अ प्रोसेस विच मेक्स नॉलेज. ये एक तरीका होता है नॉलेज क्रिएट करने का, नॉलेज जेनरेट करने का. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू इनिशियली कि साइंस का मतलब हम यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, बट साइंस इज अ मेथड. साइंस इज अ मेथड हियर which takes us to deriving knowledge. So आपको मीनिंग ऑफ साइंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट साइंस यहाँ पर बस मैं आपको रिसर्च को समझाने के लिए, हाउ इज इट सो दैट रिसर्च इज एसोसिएटेड टू साइंस. अब हम कॉमर्स में रिसर्च कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स दैट वी आर यूजिंग साइंस. दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ बायो और केमिस्ट्री में ही साइंस का इस्तेमाल होगा रिसर्च करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक. अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक क्या है? जब भी कोई रिसर्च हो जाता है तो उस रिसर्च को करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं, कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है. 3, 4, 5 साल लगा के आपने कोई रिसर्च किया है तो कुछ तो कंक्लूजन होगा. अब वो जो कंक्लूजन है उससे लॉजिक कैसे डिराइव किया जाए, उसके दो तरीके होते हैं. एक होता है इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड होता है जब भी हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स से जनरल फैक्ट्स पे जाए. जब भी हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स से एक जनरल फैक्ट डिराइव कर ले. जैसे अगर मैं ये देखती हूँ कि there are 20 people who are attending my class. I ask 2 of them, or let's say 1 of them, randomly कि क्या आपको क्लास समझ में आ रहा है? Are you able to follow it up? And the student responds yes. So that was a particular response. 20 लोगों की बैच में वो एक बच्चे का रिस्पॉन्ड था. मैंने उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से ये मान लिया कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है. So that is inductive logic, जहां हम एक पर्टिकुलर फैक्ट से एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन डिराइव कर लेते हैं. और इसी का ठीक ऑपोजिट होता है डिडक्टिव लॉजिक. डिडक्टिव लॉजिक में हम जनरल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे पर्टिकुलर फैक्ट्स तक डिराइव करते हैं. जैसे if I ask those 20 students of my class that how many of them have commerce as background, और मुझे सभी का आंसर आता है yes. और let's say if I ask that if there is anyone who's not from commerce background, कोई ऐसा बच्चा है जो commerce background से नहीं है, तो वो बताए. किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैंने मान लिया कि उस 20 में से जो थर्ड सीरियल नंबर या थर्ड रोल नंबर का बच्चा है वो कॉमर्स से है. क्योंकि जनरल सभी लोग कॉमर्स से हैं, तो मैंने मान लिया मिस्टर एक्स या मिस वाई इज ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. सो जब हम जनरल से पर्टिकुलर फैक्ट को डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक पे शॉर्ट नोट्स बहुत बारी आता है एग्जाम में. सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. Let's conduct an experiment. Consider a basket full of mangoes. You want to check whether they are raw or ripe. One can find out by observing the mangoes individually. So we start the process. We pick up a mango from the basket and observe it. Let's say we find the mango to be raw. Then we pick up another mango from the basket, observe it, and find that that's raw as well. Based on this, many of us would conclude that all the mangoes in the basket are raw. What exactly are we doing here? We examined a couple of mangoes in the basket
and accordingly arrived at a general conclusion. What is the conclusion? We generalized the idea by saying that all the mangoes in this basket are raw. So by observing a specific outcome of the experiment, we concluded the observation in a generalized form. This approach of reasoning from specific to general is called as inductive reasoning. Inductive reasoning is logically true, but may or may not be realistically true. What does that mean? Let's consider an example. Statement 1 says that the mango is a fruit. जैसे मैंने भी आपको अभी एक बताया था, लॉजिकली ट्रू होता है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था वो ये बताया था कि 20 बच्चों की क्लास में मैंने एक किसी से पूछ लिया कि क्या आपको समझ में आया। दिस चाइल्ड रिप्लाइड हाँ, और मैंने माना 20 के 20 को समझ में आ गया। क्या जरूरी है कि ऐसा हो? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 20 बैच में से शायद उस 3-4 को ही समझ में आए जिसमें से एक से मैंने पूछ लिया, बाकी शायद 15-16 को समझ में ही नहीं आ रहा हो, राइट? सो दैट इज इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। There's always this risk. And statement 2 says the box is full of fruits. We try to draw a conclusion from these two statements. From these statements, we draw the conclusion that the box is full of mangoes. Here, statements 1 and 2 are true, but the conclusion drawn, although logically true, can be false if the basket contains any other fruit apart from mangoes. It's logically true, but not definitely true. So that was inductive reasoning. On the other hand, we have deductive reasoning, where the approach is from a general argument to a specific conclusion. And unlike inductive reasoning, deductive reasoning is always true. For example, statement 1 says that all mangoes are fruits, and statement 2 says that all fruits have seeds. What conclusion can we draw from these two statements? We can draw a conclusion saying mangoes have seeds. Here statements 1 and 2 are true, and the conclusion will also always be true. All mangoes have seeds. So the two examples give us a clear idea about inductive and deductive reasoning. Take a few seconds to review both the cases. Now, let's go back to inductive reasoning. Did you know that inductive reasoning is frequently used in mathematics? By observing the pattern that exists in a particular case, we induce a general conclusion from that outcome. The conclusion we arrive at based on inductive reasoning is called as conjecture. Conjecture is a hypothesis that has not been proven. Just because we observe a pattern in many cases doesn't mean it holds true for all cases. Conjectures must be proved for that particular case. To prove such conjectures, the principle of mathematical induction is used. Let's discuss about it in detail in our next video. So, जो principle of mathematical induction है, that's not relevant for you. यहाँ पर बस inductive और deductive logic क्या होता है, inductive या deductive reasoning क्या होता है, उतना ही समझना आपके लिए relevant था. अब examination point of view से क्या क्या important चीजें हमने अभी तक करी हैं. मैंने आपको बताया था inductive और deductive logic पे आपको short note का question आ सकता है. Secondly, significance of research in business. ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है बहुत सालों से, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, मेनी अ टाइम्स रिपीटेड है. इनफैक्ट आप ये रियलाइज करेंगे कि ब्लॉक 1 के अंदर जो 4 यूनिट्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका कवरेज एग्जाम का वहीं से ही होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ब्लॉक 1 नहीं, रादर आप अगर फर्स्ट 7 चैप्टर्स ले लें अपने MCO3 के, तो आपके मैक्सिमम यूनिट कवरेज वहीं से ही होती है एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चन कवरेज. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का इन बिजनेस, क्योंकि हम MCOM में पढ़ रहे हैं और कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स रिसर्च की जरूरत ही क्यों पड़ती है बिजनेस में. सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि रिसर्च जो है ये सिर्फ एक एकेडमिया का कॉन्सेप्ट नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो लोग PhD कर रहे हैं या JRF कर रहे हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च सिर्फ वही करते हैं. रिसर्च इज समथिंग विच इज ऑल्सो अंडरटेकन बाई
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो कि दूसरे कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी और रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिग फोर्स का नाम सुना होगा, KPMG, EY, KPMG, EY, डेलॉइट, ये सारे भी रिसर्च एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं फॉर अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। सो एकेडमिया के अलावा बिजनेसेस में भी रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च अंडरटेक किया जा सकता है या तो अपने ही बिजनेस के लिए कि मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, मुझे कैसे उसकी प्राइसिंग करनी है, या फिर ये रिसर्च अंडरटेक किया जा सकता है फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन एक्स को, ऑर्गेनाइजेशन ABC ये कहते हैं कि आप हमारे लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेक कर दीजिए, so they get paid and they undertake those researches. So businesses में सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है। So what's the importance of research in business? सबसे पहले research helps in quick and objective decisions. जितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है ना, बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो किसी भी एक्टिविटी को अंडरटेक करे विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च। सो एक तो रिसर्च की वजह से आप क्विक एज वेल एज ऑब्जेक्टिव यानी कि सही डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा, रिसर्च इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। रिसर्च के तहत आप फैक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। व्हेन आई से फैक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो मतलब फॉर इंस्टेंस लेट्स से there's a हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, जो कि अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं और वो एक हॉस्पिटल का ब्रांच और खोलना चाहते हैं। उनका ये कंसर्न है कि वेदर उनको वो जो हॉस्पिटल खोलना है वो किसी सिटी के अंदर खोलना चाहिए, किसी टाउन के अंदर खोलना चाहिए या किसी हाईवे पे खोलना चाहिए, है ना। अब ये डिसीजन लेने के लिए आकाश हॉस्पिटल को क्या करना पड़ेगा, एक रिसर्च कंडक्ट कराना पड़ेगा जहाँ पर वो सर्वे करेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कहाँ पे उनको मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट या ग्रोथ उनको कहाँ पे मिलेगा, है ना। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो कितने हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने टाउन्स में होते हैं, कितने सिटीज में होते हैं, कितना ज़्यादा डिजीजेस है इन ऑल दीज 3 एरियाज। सो उनको सारे फैक्ट कहाँ से पता चलेंगे, थ्रू रिसर्च। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस मिलता है रिसर्च के थ्रू, बिकॉज रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। वो जो सोल्यूशन ढूंढना है वो हवा में नहीं ढूंढना, रैदर एक लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू ढूंढना है ना। सैम्पलिंग करनी है, पॉपुलेशन साइज देखना है, सैम्पल साइज उसके बेसिस पे फिगर आउट करना है। उसके बाद आप उसमें सारे रिसर्च को आप डिज़ाइन करते हो, उसके बाद आप उसमें सारे रिसर्च के टेक्निक्स और मेथड्स लगाते हैं। सो देयर इज अ लॉजिकल एनालिसिस टू research. Next, role in the identification of a new project, project feasibility and project implementation. Just right now मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आकाश हॉस्पिटल को अपना एक्सपेंशन करना है, दे वांट टू फिगर आउट कि अपना नया ब्रांच जो है वो कहाँ पे खोले, तो ये उनको कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि what would be the best option for them? Through research. So research has a role in identifying new project, उस प्रोजेक्ट को करने की क्या फीजिबिलिटी होगी, कितना फायदेमंद रहेगा वो, और प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट टू it helps the management to discharge its managerial functions. मैनेजर का मेजर फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा मैनेजेरियल फंक्शन क्या होता है, टू टेक डिसीजंस। और डिसीजंस लेने के लिए आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अब वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलता है, थ्रू रिसर्च, राइट। सो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज इट्स मैनेजेरियल फंक्शंस। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, बिजनेस के पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अब बिजनेस का पॉलिसी जो है
या जो भी स्ट्रैटेजी है, लेट्स से मुझे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को आउट ग्रो करना है या कॉम्पिटिटर के टर्नओवर को आउट ग्रो करना है, सो ऐसे केस में मेरा जो स्ट्रैटेजी होगा उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रिसर्च की। व्हाट आर द अदर कॉम्पिटिटर्स डूइंग इन द मार्केट, उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है टू एनी सॉर्ट ऑफ मार्केट चेंजेस टेकिंग प्लेस, कस्टमर जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा? थ्रू रिसर्च। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। रिसर्च के थ्रू डिस्कवरी और इन्वेंशन भी होती है। ऑफ कोर्स यू नो दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी ने बिजनेस स्टडीज जब भी पढ़ा होगा उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा देयर आर डिफरेंट डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इतने सारे डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देयर इज नो बिजनेस एंटरप्राइज जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता क्या है? ये डिस्कवर करता है, ये इन्वेंट करता है। अब कोको कोला या पेप्सी का जो वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है, वो जो टेस्ट है, उस केमिकल, उस ड्रिंक का जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो कैसे हुआ? थ्रू रिसर्च। ये जो आप डिटर्जेंट पाउडर्स यूज करते हो, इसका कैसे फॉर्मुलेशन हुआ? थ्रू रिसर्च। सो यू नो रिसर्च हेल्प्स इन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। It establishes relationships between different functional areas. रिसर्च के ही थ्रू एक कंपनी के अंदर जो इतने सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। इट इज वेल रिसर्च्ड कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को मोर नंबर ऑफ पीपल चाहिए तो दे आइडियली नीड टू रिपोर्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनका एलिजिबिलिटी पूछेगा। एलिजिबिलिटी देने के बाद वो उसको एडवर्टाइज करेगा। एडवर्टाइज करने के बाद फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर डेट लेना होगा when they can send the experts for recruitment. Then the interviews would be conducted and so on and so forth. So ये जितना भी relationship होता है, जो भी ये processes होते हैं, all of these are well researched. Well researched in the form कभी ना कभी ये fail किए होंगे, है ना, या नहीं fail किए होंगे तो these particular processes or relationships must have always succeeded. और इसीलिए that's how it's being carried on since forever, है ना. Research is a must in the production area. अभी just now we discussed जब हम invention और discovery की बात कर रहे थे कि कोई भी product जो है वो डिस्कवर किया गया है, वो इन्वेंट किया गया है, उसके केमिकल फॉर्मुलेशंस जो है that makes it unique and that unique formulation has been discovered, right? So production area में research is must, it's compulsory. It frames an alternative suitable policies by purchase or material department. Now there's something that you can skip. ये मैंने book से वैसे ही ले लिया था. You just have to take a note of the important points here. कहने के लिए तो बहुत सारे points इसमें हैं. Google पे आपको और मिल जाएंगे. But we'll just be going through the important ones. Next, it influences the inventory level and production level. अब आप सबने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने कॉमर्स के अंदर JIT का, जस्ट इन इन्वेंट्री, जहां आपने पढ़ा होगा कि ना ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए इन्वेंट्री की, ना अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए. दोनों जो है हार्मफुल होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों जो है लॉस में रिजल्ट करते हैं. सो इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए या प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, इस चीज के पीछे भी रिसर्च किया जाता है. सो रिसर्च ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इन्वेंट्री लेवल एंड प्रोडक्शन लेवल. In-depth studies on economic conditions of business and people. रिसर्च जो है वो प्रॉपर स्टडी करता है बिजनेस और लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर. Therefore, it is important.
जो पर्सनल पॉलिसीज होती हैं, पर्सनल पॉलिसीज यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे कि आपको महीने में लेट से 3 दिन लेट आना अलाउड होगा, मोर देन दैट लेट आएंगे तो आपका हाफ डे लग जाएगा। सो ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं कि आपको CL जो है वो 1 हफ्ते पहले अप्लाई करना होगा या EL जो है 10 दिन पहले अप्लाई करना होगा, ऑल दोज पॉलिसीज जो होती हैं ये भी वेल रिसर्च होती हैं। रिसर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में नहीं होता, बल्कि ऑल्सो इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स में जब हम रिजल्ट करते हैं तो देयर आर वेरियस फील्ड्स इन विच रिसर्च टेक्स प्लेस, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल पॉलिसीज के ही ऊपर रिसर्च होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जहाँ हाउ टू डील विथ योर ह्यूमन रिसोर्सेज, किस टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए उनके साथ डील करने के लिए, यही सारी चीजें फॉर्मुलेट की जाती हैं। कोपिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडस्ट्रीज ऑपरेट, इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए कैसे एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन थ्रू रिसर्च। अब आइडियली आप क्योंकि सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सो यू मस्ट हैव हर्ड कि ये कहा जाता है कि चेंज बिजनेस एंटरप्राइजेस वर्क्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, है ना। डायनामिक यानी एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमेशा बदलता रहता है। तो वो एनवायरनमेंट जो हमेशा बदलता रहता है, इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि बिजनेसेस की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो बैठकर वेट ना करें कि कब बदलाव आए तो फिर हम अपने आप को उस बदलाव में ढालने की कोशिश करेंगे। नो, बिजनेस एंटरप्राइजेस का हमेशा ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए to predict or speculate the changes which might take place, है ना, to predict or speculate the changes which might take place and be a change leader। वो चेंज आप खुद इनिशिएट करिए, खुद लीड करिए, rather than to wait कि आप चेंजेस में अपने आप को अडाप्ट करेंगे। सो ये पता कैसे चलेगा कि क्या चेंजेस होने वाला है, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करेंगे, हम कैसे चेंज को लीड करेंगे, रिसर्च के थ्रू। तो आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेशन हियर।